नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला टारगेट टाइम चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है हिंदी। हिंदी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला के बारे में, क्योंकि हिंदी वर्णमाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी में, भाषा में। और हिंदी वर्णमाला से आपके कोई भी आपका एग्जाम हो, कोई भी परीक्षा हो, उसमें से हिंदी वर्णमाला से 5 से 6 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और यदि बड़ा एग्जाम होता है तो इसे कभी कभी आधा कवर कर लेता है। और यहाँ से बच्चों के यहाँ से बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ से इससे वर्णमाला से आप उनको सबसे ज़्यादा समस्या जो होती है वर्णमाला में होती है, क्योंकि वर्णमाला में अति सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो कि आप लोगों को मालूम नहीं होते। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला में। हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले हम पता करेंगे भाषा के बारे में कि भाषा क्या है, किसे भाषा कहते हैं, हमारे देश की भाषा, राज्य की भाषा क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, जैसे कि भाषा, हमारे देश की जो राज्य की भाषा है, भारत की जो राज्य की भाषा है वो हिंदी है। और हिंदी का विकास कैसे हुआ है हम सर्वप्रथम ये जानेंगे। हिंदी का जो विकास है, जो उत्पत्ति है, वो आपके संस्कृत भाषा से हुई है। लेकिन इसके कई चरण काल हैं जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से आपकी हिंदी भाषा आई है। सबसे पहले ये जानकारी लेंगे, ये तो हिंदी के बारे में था। भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या होती है? तो सबसे पहले पता करेंगे भाषा क्या है। तो भाषा हमारे विचारों और भावों को अभिव्यक्त करने का साधन है, जिससे हम अपने विचार और अपने भावों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उन्हें हम भाषा कहते हैं। देखिए, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, भावों और विचारों को व्यक्त करने का साधन भाषा है। और जो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि है। ध्वनि को जब हम प्रतीक चिन्ह में लिखते हैं उसे वर्ण कहते हैं। तो हम कहेंगे भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो आपकी वर्ण है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण छोटा, बड़ा, का, खा, गा, ये सभी आपके वर्ण कहलाते हैं। अब आएंगे निर्धारित प्रत्येक चिन्हों को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अब ध्यान दे लीजिए, यहीं पर एक आपसे प्रश्न पूछा गया प्रश्न है आपसे लेखपाल के परीक्षा में, यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रत्येक यही प्रश्न पूछा था आपसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। अब यहां पर आपको दे दिया था पद, स्वर, व्यंजन, यहां पर दे दिया था वर्ण। आपके पूछा हुआ गया पेपर है 2016 में लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया था। यूपीएसआई में यही क्वेश्चन पूछा गया है। आपका जूनियर असिस्टेंट का जो परीक्षा हुई थी उसमें भी यही प्रश्न पूछा गया, कई बार एग्जाम में आया है। इसे लोकप्रिय प्रश्न कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई आपको भी बताया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। स्वर, जब हम उच्चारण करते हैं भाषा का, तब हमारा जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। लेकिन लिखित रूप में भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो आपकी वर्ण है। और आप प्रश्न में कभी भी प्रश्न आ जाता है आपकी परीक्षा में, तो आप वर्ण लगा करके जाएंगे। अब आते हैं हिंदी वर्णमाला। आज का जो टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में 2 भागों में इसको विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। आज हम जो पढ़ेंगे स्वर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये भी पूछता है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, वर्णों के व्यवस्थित
वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं या वर्णमाला कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, वर्णों को जब हम एक व्यवस्थित समूह से रख देते हैं वो आपकी वर्णमाला कहते हैं। यहां पर नोट करके लिख लीजिएगा, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछ लेता है। यह तो था वर्णमाला। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला को कि वर्णमाला क्या है, वर्णमाला में क्या क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्णमाला में स्वर के बारे में। स्वर दोस्तों, इसको आप समझ गए होंगे, इसको हम मिटा देते हैं। स्वर के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, स्वर किसे कहते हैं। तो देखिए, स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता लिए किया जाता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। अर्थात वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। अर्थात वे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। अब कितने स्वर होते हैं? आपसे प्रश्न पूछा गया है कि स्वर कितने होते हैं। देखिए, स्वर कौन कौन सा होता है? छोटा, बड़ा, ई, बड़ी, री, उ, बड़ा उ, ए, आए, ओ और आ। इन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, कई बार बहुत ही लोकप्रिय प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी वर्णमाला में जब वर्ण पूछे तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं 52। और जब स्वर की बात आ जाए, ये बहुत ही लोकप्रिय प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। तो दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। ये तो आपके स्वर थे। अब इन स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। इनके जो 3 भेद हैं स्वर के, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से स्वर है? एक ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, प्लुत स्वर है। अब जानेंगे स्वर कितने प्रकार के हमारे होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम दोस्तों पता करेंगे कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। फिर सुन लीजिए, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है या कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर आपके 4 होते हैं। देख लीजिए कौन कौन सा ह्रस्व स्वर होता है आपका। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। कौन कौन सा ह्रस्व स्वर होते हैं? छोटा आ, ई, उ और री। कुल 4 जो है आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर के बारे में अब पढ़ेंगे दीर्घ स्वर। जैसे आपके नाम से ही पता चलता है दीर्घ, दीर्घ मीन्स बड़ा या अधिक। तो इसका क्या है? दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हमें एक मात्रा से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। कौन कौन से दीर्घ स्वर होते हैं देख लीजिए।
टूसा। तो बड़ा, बड़ी, ऊ, ए, आय, ओ और आओ, कुल 7 स्वर जो है आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दोस्तों इनकी संख्या आप याद रखिएगा, यह प्रश्न आपके परीक्षा में आया हुआ है। जूनियर असिस्टेंट में प्रश्न पूछा गया था कि बताइए कि आपके दीर्घ स्वर कितने होते हैं। वहां पर ऑप्शन में आया था 4, 5, 6, 7। तो ध्यान दीजिएगा दीर्घ स्वर आपके 7 होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा हम पढ़ेंगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं देख लीजिए। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हमें दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे या सबसे अधिक समय लगे उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगे या दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। कौन कौन से कैसे प्लुत स्वर होते हैं देख लीजिए। जैसे हम लिखते हैं ओ, हे राम। जो इस तरह के उच्चारण होते हैं जिनके उच्चारण में हमें अधिक समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। ज्यादातर जो प्लुत स्वर होते हैं ये संस्कृत के शब्द होते हैं। ज्यादा अधिकतर जो है प्लुत स्वर जो आपको मिलेंगे वो आपके संस्कृत के शब्द मिलेंगे। ये तो थे आपके स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब हम पढ़ेंगे स्वरों के भेद। तो सबसे पहले पढ़ेंगे समय के आधार पर स्वर का भेद। हम लोगों ने पढ़ चुके, यह था आपका समय के आधार पर स्वर का भेद 3 प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ओष्ठाकृति, अर्थात किन स्वरों को बोलने में या उच्चारण करने में हमारे ओष्ठ में आकृति बनती है, उनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आपका आगे हेडिंग है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर का भेद। डाल लीजिए ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर का भेद। दोस्तों आप लोग धैर्य बनाकर रखिएगा। आपको स्वर से आज की वीडियो में जो मैं स्वर पढ़ा रहा हूं इससे कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। सभी प्रश्न के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, बस आप थोड़ा धैर्य बनाकर रखिए। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर का भेद। दोस्तों ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। एक बोलते हैं समृद्ध, या देख लीजिए इसके नाम याद रखिएगा। कभी कभी आपसे समृद्ध पूछ लेता है और कभी कभी आपसे कह देगा वृत्ताकार, वृत्ताकार स्वर। समृद्ध या वृत्ताकार स्वर, कौन से स्वर समृद्ध होते हैं, कौन से वृत्ताकार होते हैं, इनके बारे में हम समझेंगे। तो देख लीजिए जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होंठ के आधार वृत्त के आकार के या गोलाकार बन जाते हैं उन्हें हम समृद्ध या वृत्ताकार स्वर कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आधार, हमारे जो होंठ के आधार होते हैं वो आपके वृत्त के आकार के, वृत्त कैसा होता है, सर्कल गोल होता है, वृत्त के आकार के बन जाते हैं, उन्हें हम समृद्ध या वृत्ताकार स्वर कहते हैं। इस शब्द को याद रखिएगा, कभी कभी समृद्ध स्वर पूछ लेता है। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आ, ये आपके 4 होते हैं वृत्ताकार स्वर। इनका उच्चारण करिए। देखिए आपके जो होंठ के आधार है, आकृति है, वो आपके वृत्ताकार बनेगी। ये आपका था। दूसरा टाइप में जाते हैं। दूसरा आपका प्रकार है आवृत्ताकार। आवृत्ताकार, इससे पता ही चलता होगा आवृत्ताकार, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आधार वृत्त का आकार का या गोल नहीं होता, गोल नहीं बनता है, उन्हें हम अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। देख लीजिए अवृत्ताकार स्वर में कौन कौन सा आ जाता है आपका।
आय, ये आपके आवृत्ताकार स्वर होते हैं। अब दोस्तों ये तो था आपके होठों के आधार पर। अब हम स्वर का तीसरा प्रकार पढ़ेंगे, तीसरा भेद पढ़ेंगे, स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये आपका और भी अंतर महत्वपूर्ण भेद है, यहां से बहुत प्रश्न पूछता है, इसको और ध्यान से पढ़िएगा। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर का भेद। उच्चारण अर्थात जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण में हमारे मुख का कौन सा भाग कार्य करता है, उन्हें हम कहते हैं उच्चारण के आधार पर स्वर का वर्गीकरण या स्वर का भेद। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम आते हैं कंठ। कंठ, जिन स्वरों का उच्चारण कंठ से किया जाता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा कंठ क्रिया करता है, कंठ क्रियाशील होता है, उन्हें हम कंठ स्वर कहते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं ध्यान दे लीजिए, आ और बड़ा आ, इन्हें हम बोलते हैं कंठ स्वर। अब आते हैं तालव्य। कंठ से हमारा उच्चारण कहां पहुंचेगा? तालव्य में। तालव्य किसे कहते हैं तो देख लीजिए, अभी आपको सभी मैं इनके उच्चारण स्थान बताऊंगा। तालव्य में कौन कौन से आपके स्वर होते हैं? ई और बड़ी। इनके उच्चारण में हमारा तालु कार्य करता है, उन्हें हम तालव्य स्वर कहते हैं। उसके बाद आता है आपका मूर्धन। मूर्धन, ये आपका मूर्धन स्वर कहलाता है। मूर्धन स्वर किसे कहते हैं? एक ही होता है आपका री, ये आपका मूर्धन स्वर कहलाता है। मूर्धन के बाद अब आते हैं ओष्ठ। ओष्ठ उ बड़ा, जिन स्वरों का उच्चारण में हमारे ओष्ठ कार्य करते हैं, क्रियाशील होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी हवा, हमारी वायु ओष्ठों को छूते हुए, स्पर्श करते हुए निकलती है, उन्हें ओष्ठ स्वर कहते हैं। जिसमें आकृति बनती है ओठ, इनके उच्चारण में हमारे ओष्ठ जो है आकृति बनाते हैं, या कहें इनके उच्चारण में हमारे ओठ क्रिया करते हैं, उन्हें ओष्ठ स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं जो आपके ओष्ठ होते हैं? ऊ बड़ा हो गया। अब ओष्ठ के बाद आते हैं कंठ। कंठ तालव्य, इन्हें कंठ तालव्य स्वर कहते हैं। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में कंठ और तालु दोनों क्रिया करती है, उन्हें हम कंठ तालव्य स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए आय, ये आपके कंठ तालव्य स्वर कहलाते हैं। अब दूसरा हो गया आपका, लास्ट है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, तो देख लीजिए कंठोष्ठ कौन कौन से होते हैं आपके दो स्वर हो गए, ओ और आ। इन्हें दोस्तों कंठोष्ठ कहते हैं। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा कंठ और ओष्ठ दोनों कार्य करता है, उन्हें कंठोष्ठ कहते हैं। अब मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं, देख लीजिए कंठ, आ कंठ बोलते हैं। ये आपका जो हिस्सा है, जब यहां से कोई स्वर उच्चारित होता है, उसे हम कंठ स्वर बोलते हैं। तालव्य, कंठ के ऊपर, या आप ये कहें जीभ के ऊपरी भाग, पिछला वाला भाग, उसे हम तालव्य बोलते हैं। ई बड़ी ई। उसके बाद आता है मूर्धन। जीभ के ऊपरी भाग, दांत के पीछे और जीभ का ऊपरी भाग, आगे का जो भाग होता है, उसे हम कहते हैं मूर्धन, री। ओष्ठ, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ क्रिया करते हैं, उन्हें हम ओष्ठ स्वर कहते हैं। बोल करके उच्चारण करके आप देख लीजिए। उसके बाद आता है कंठ तालव्य, जिन स्वरों के उच्चारण में कंठ
हमारा कंठ और जो तालु है दोनों क्रिया करते हैं उन्हें कंठ तालु बोलते हैं। कंठोष्ठ जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा कंठ और ओंठ दोनों क्रिया करते हैं उन्हें हम कंठोष्ठ बोलते हैं। ये तो थे दोस्तों उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। अब अगला है जीभ के प्रयोग के आधार पर, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जीभ का कौन सा भाग आगे का, पीछे का, मध्य का भाग कार्य करता है उसके आधार पर स्वरों को बांटा गया है। आपसे बड़े बड़े परीक्षाओं में आपसे इससे भी प्रश्न पूछ लेता है, तब आप सोचते हो कि यार ये तो पढ़ा नहीं था, हमने ये पढ़ा था, ये तो पढ़ा नहीं था। अब हमारी जो परीक्षा थी हिंदी की बहुत ही कठिन थी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको हिंदी बहुत ही सरल लगने लगेगी, तो आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखिए। डाल लीजिए हेडिंग जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर जीभ के प्रयोग के आधार पर। अब आते हैं, सबसे पहले आता है जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्रस्वर। अग्रस्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। फिर ध्यान दे लीजिए, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे जीभ का अग्र भाग कार्य करता है उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। सबसे पहले आपका अग्रस्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे जीभ का अग्रभाग कार्य करता है उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। कौन कौन सा होता है आपका? ई, बड़ी ई, ए, आई। ये आपके जो स्वर होते हैं इन्हें अग्रस्वर कहते हैं। अग्रस्वर के बाद अब आता है मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे जीभ का मध्य भाग कार्य करता है उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं। देखिए कौन कौन सा आ गया? मध्य स्वर। इसमें आपका है एक ही स्वर है आ, और इसको एक लिख लीजिएगा नोट करके। आ को केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। आ को केंद्रीय स्वर कहते हैं। आ को जो है आपके केंद्रीय स्वर कहते हैं। आ को केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता है केंद्रीय स्वर कौन है? आ। ये आपका हो गया मध्य स्वर। मध्य स्वर के बाद आते हैं पश्च स्वर। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कार्य करता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला हिस्सा कार्य करता है उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। समझ में आ गया होगा? अर्थात जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे जीभ का जो पिछला वाला भाग होता है वो क्रिया करता है, उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं जो पश्च स्वर होता है? देख लीजिए, बड़ा आ, उ, बड़ा उ, ओ, आओ, ये आपके पश्च स्वर कहलाते हैं। बड़ा उ, बड़ा ओ और आओ। ये तो था दोस्तों जीभ के प्रयोग के आधार पर। अब पढ़ेंगे आगे मुंह के खुलने के आधार पर, अर्थात कौन से स्वरों को उच्चारण जब करते हैं हमारा मुंह आधा खुला रहता है, पूरा खुला रहता है। इसी आधार पर इन स्वरों को बांटा गया है मुंह के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देख लीजिए, मुंह के खुलने के आधार पर, मुंह के खुलने के आधार पर, मुंह के खुलने के आधार पर। अब इसमें सबसे पहले आता है आपका विव्रत। विव्रत, विव्रत नाम तो इसका थोड़ा से आपको कठिन होगा बोलने में। अब समझेंगे विव्रत स्वर कौन से होते हैं, अर्थात वह स्वर जिनके उच्चारण में
हमारा मुंह पूरा खुला का खुला रहता है उसे विवृत स्वर कहते हैं। आप लोग इसे लिखना चाहें तो इसके इंग्लिश में लिख लीजिएगा साइड में ओपन, आपको थोड़ा याद रहेगा ओपन। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह पूरा का खुला रहता है उन्हें हम विवृत स्वर कहते हैं। इनमें कौन सा होता है स्वर? आपका एक ही स्वर है बड़ा आ। आप उच्चारण करके देखिए, आपका पूरा मुंह खुला रहेगा, इसी को हम विवृत स्वर कहते हैं। विवृत के बाद आता है अर्ध विवृत, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमारा मुंह आधा खुला रहता है उसे हम अर्ध विवृत कहते हैं। ये से आप क्लोज कह दीजिए, हाफ क्लोज कह दीजिए। देखिए कौन कौन सा होता है जिन स्वरों के उच्चारण में हम कहते हैं। आपका आ हो गया, ए हो गया, ओ हो गया। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुंह आधा खुला रहता है उन्हें हम अर्ध विवृत कहते हैं। यहां आओ कर दीजिए। ये तो था आपका अर्ध विवृत। अर्ध विवृत के बाद आता है समवृत। समवृत किसे कहते हैं? इसको एक बोलते हैं क्लोज। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख बंद रहता है तो उन्हें हम उच्चारण करने में हमारा मुख बंद रहता है या पूरा खुला नहीं रहता है, उन्हें हम अर्ध समवृत स्वर कहते हैं। कौन कौन से होता है आपका? ई, बड़ी, ऊ और बड़ा ऊ। इन्हें हम अर्ध समवृत, अर्ध विवृत ये आपका है समवृत, जिसे बोलते हैं क्लोज। ये था आपका विवृत। विवृत मीन्स ओपन, हमारा मुंह खुला रहता है। अर्ध विवृत मतलब हमारा मुंह आधा खुला रहता है। यह आपका हो गया समवृत, जिनके उच्चारण में हमारा मुंह बंद रहता है। अब दोस्तों आगे चलेंगे। हवा व नाक से जो हमारे हवा निकलती है नाक या मुंह से, उसके आधार पर स्वरों को बांटा गया है। कौन कौन से स्वर होते हैं जिनको हम लोग हवा व नाक के आधार पर बोलते हैं? इन्हें बोला जाता है निरुनासिक। निरुनासिक। देख लीजिए किन स्वरों को बोलते हैं निरुनासिक। नाम से आपको पता चलता है निरुनासिक, अर्थात वह स्वर जिनका उच्चारण करने में हवा हमारे नाक व मुख से निकलती है उन्हें हम निरुनासिक स्वर कहते हैं। अब यहां पर आता है निरुनासिक और अनुनासिक स्वर। किसी में जो है हमारी हवा जो है सिर्फ मुख से निकलती है, किसी में हवा जो है हमारे मुख से नाक से निकलती है उच्चारण करने पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे निरुनासिक स्वर। इसे मौखिक स्वर भी कहते हैं। लिख लीजिएगा मौखिक स्वर। कभी कभी आपसे मौखिक स्वर भी पूछ लेता है कि मौखिक स्वर किसे कहते हैं। तो समझ लीजिए जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उन्हें निरुनासिक या मौखिक स्वर कहते हैं। तो देख लीजिए कौन कौन से हैं। आ, बड़ा, ई, बड़ी, ए, आए, ओ, आओ, री। ये आपके ऊ, बड़ा ऊ, ये आपके निरुनासिक स्वर कहलाते हैं। जितने भी स्वर होते हैं आपके निरुनासिक स्वर कहलाते हैं। अब आते हैं अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं? अनुनासिक स्वर वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण करने में हवा हमारे मुंह के साथ साथ हमारे नाक से भी निकलती है, उन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर जिन
स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा जो है हमारे मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। इनमें कुछ नहीं करते हैं, आपको बहुत इजी है। जितने भी स्वर हैं आपके, इनके ऊपर हम चंद्र बिंदु का यूज कर देते हैं। किसका? चंद्र बिंदु का यूज कर देते हैं। चंद्र बिंदु का, उसे हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे आ है, इसके ऊपर हमने चंद्र बिंदु लगा दिया। बड़ा है, इसके ऊपर हमने चंद्र बिंदु लगा दिया। ई है, इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया। बड़ी है, इसके ऊपर यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा दिया। उन्हें ही हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। अब आगे पढ़ेंगे अयोगवाद। अयोगवाद वर्ण कौन से होते हैं देख लीजिएगा। अयोगवाद जो वर्ण होते हैं, ना ही इनको स्वर माना जाता है, ना ही इनको व्यंजन माना जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में, अयोगवाद के उच्चारण में जो हमारी ध्वनि है स्वर की भी निकलती है और व्यंजन की भी निकलती है, अर्थात न इनको स्वर माना जाता है पूरी तरीके से, न इनको पूरी तरीके से व्यंजन माना जाता है। इसलिए इन वर्णों को अयोगवाद वर्ण कहते हैं। अयोगवाद कौन कौन से अयोगवाद वर्ण होते हैं दोस्तों? एक होता है अंक, एक होता है आहार। अंक और आहार ये आपके अयोगवाद कहलाते हैं। अंक को अनुस्वार भी बोलते हैं, आहा को विसर्ग बोलते हैं। जैसे कि कोई शब्द लिखा है आपका, अनुस्वार अंग, विसर्ग में प्रातः। देख लीजिए, जब इनका उच्चारण करते हैं अंग, तो इसमें स्वर और व्यंजन दोनों की ध्वनियां निकलती हैं, विसर्ग प्रातः। तो ये आपके अयोगवाद वर्ण होते हैं। अब ये यहां से प्रश्न आपसे पूछा गया, परीक्षा में क्या पूछा गया, ध्यान दे लीजिए। आपसे कहा गया है इनमें से कौन वर्ण अयोगवाद है? इनमें से कौन सा वर्ण अयोगवाद है? क्या पूछा गया? पहला दिया था आपका आ, दूसरा दिया था ई, तीसरा दिया था री, चौथा दिया था आपसे अंक। तो ध्यान दीजिए, इनमें से कौन सा वर्ण अयोगवाद है? तो आपका उत्तर होगा अंक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न आपसे पूछा गया अयोगवाद। अब दोस्तों हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं भाषा के बारे में। मैं आपको कुछ बता देता हूँ जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है। भाषा की जो उत्पत्ति हुई है, क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्न, भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मतलब ये भाषा में जो हिंदी की उत्पत्ति है किस भाषा से हुई है? तो हिंदी के बारे में थोड़ा समझेंगे। हिंदी दोस्तों, हिंदी जो भाषा की उत्पत्ति है, उसकी जो मूल भाषा है वो है आपकी संस्कृत। लेकिन हिंदी भाषा में इसकी उत्पत्ति में कई भाषाओं का भी योगदान रहा है। जैसे आपकी अरबी हो गई, तुर्की है, फारसी है, कुछ अंग्रेजी के भी शब्द हैं जो आपकी हिंदी में ले लिए गए हैं। तो इसकी हिंदी भाषा की उत्पत्ति में कई भाषाओं का योगदान है, लेकिन इसकी जो मूल भाषा है हिंदी की, वो है आपकी संस्कृत। अब ध्यान दीजिए, हिंदी जो है हमारे देश की, हमारे भारत देश की एक राजकीय भाषा है। राजकीय भाषा उस भाषा कहते हैं, जिन भाषाओं, राजकीय भाषा उस भाषा कहते हैं जिस राज्य की कामकाज हिंदी में किए जाते हैं, उसे राजकीय भाषा कहते हैं। अर्थात हिंदी जो है हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है, हिंदी हमारे देश की कैसी भाषा है? क्षेत्रीय भाषा है, प्रदेशीय भाषा है, राजकीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है? तो आप ध्यान दे लीजिएगा, हिंदी हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी को कब अपनाया गया? हिंदी हमारी राज्य भाषा है। उच्चारण में गलत हो गया था, तो ध्यान दे लीजिए, एक पॉइंट नोट कर लीजिए। 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है।
भाषा का वर्णन है संविधान के 8वीं अनुसूची में। अनुच्छेद आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक में आपके भाषाओं के बारे में बताया गया है। ये तो था आपका हिंदी से। और क्या प्रश्न पूछता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ हिंदी से, भाषा से। अब आपसे पूछता है हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान दे लीजिएगा, हिंदी भाषा दिवस ये आपका प्रश्न है। हिंदी भाषा दिवस आपका जो हमारे देश में है, हिंदी भाषा दिवस, हिंदी भाषा दिवस आपका मनाया जाता है 14 सितंबर। यह तो था आपका 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारे संविधान सभा ने शामिल किया था, उसे राजभाषा का दर्जा दिया। इसको यादगार के रूप में हम इसे 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। अब दूसरा है आपका विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस दोस्तों ये भी प्रश्न पूछता है आपसे, इंपॉर्टेंट है। विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा 10 जनवरी को। 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? सर्वप्रथम विश्व हिंदी दिवस आपके 10 से 14 जनवरी 1975 को, 10 से 14 जनवरी 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस मनाने का तात्पर्य यह है, जो उद्देश्य है कि हमारे विश्व में हिंदी का सर्वोच्च स्थान ज्ञात हो, क्योंकि हिंदी जो है विश्व की जनसंख्या के आधार पर तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। हमारे देश में लगभग 72 से 73% जनसंख्या जो है हिंदी बोलती है, और हिंदी का उत्कृष्ट स्थान दिलाने के लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में जो हमारे राजदूत हैं वो लोग अपने कार्यालय में प्रोग्राम आयोजित करते हैं, हिंदी की व्याख्या करते हैं। इस उद्देश्य से विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो सर्वप्रथम जो विश्व हिंदी दिवस है 10 से 14 जनवरी 1975 को नागपुर में मनाया गया था। इसका जो उद्घाटन किया था हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। इंदिरा गांधी जी ने किया था। उसके बाद सन 2006 से हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इसे नियमित कर दिया। तो सन 2006 से ये नियमित रूप से विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने हिंदी भाषा से बता दिए। अब आपका मेरा जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा कुछ दिनों बाद हिंदी भाषा पर, उस पर भी पूरी तरीके से इसकी व्याख्या करेंगे, पूरी तरीके से समझेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो तुरंत आप लोग लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्र गणों को भी इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं। धन्यवाद।